अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी। आप यकीन कीजिए, जब मैं इस स्टोरी पर काम कर रहा था तो उसके बाद से अभी तक मेरी तबीयत मामूल के मुताबिक नहीं आ सकी। एक इंसानियत सूज वाक़या है, एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी दास्तान और एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनने के बाद, जानने के बाद आपकी रूह भी कांप और तड़प उठेगी। नाज़रीन, इंसाफ कौमों की जिंदगी को तवाना रखता है। कहते हैं इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अदालती निजाम में साइल इंसाफ का इंतजार करते 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 इस दुनिया से चले जाते हैं। आज हम आपको 13 साल कबल मज़ार-ए-कायद कराची में गैंगरेप केस के अदालती फैसलों से आगाह करेंगे। आप हैरान होंगे कि उस वक्त 18 साल लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को अदालत ने रिहा कर दिया। हालांकि मुतासरा लड़की ने मुल्जिमान को अदालत के रूबरू शनाख्त भी कर लिया और डीएनए में भी बाकायदा साबित हुआ कि इन्हीं मुल्जिमान ने इस बच्ची के साथ ज्यादती की थी। आइए आपको बताते हैं कि लड़की को कैसे ज्यादती का निशाना बनाया गया और अदालत ने किस बुनियाद पर मुल्जिमान को रिहा कर दिया। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत जाएगा। नाजरीन, राहत अंदूरी साहब का ये शेर कराची के मुकामी अदालत के फैसले पर खूब सादिर आता है। कराची की मुकामी अदालत ने डीएनए रिपोर्ट को बतौर सबूत मानने से इनकार करते हुए मज़ार-ए-कायद में 18 साल लड़की से गैंग रेप में मुलविस मुल्जिमान को बरी कर दिया। पहले आपको इस अंदोनाक वाक़े की रुदात सुनाते हैं कि यह वाक़या पेश कैसे आया। नाज़रीन, आज से तकरीबन 13 साल कबल मार्च 2008 में रेंजर्स के जवानों को मज़ार-ए-कायद में एक नई शादीशुदा 18 साल लड़की लड़खड़ाती हुई मिली, जिसे उन्होंने पुलिस के हवाले किया तो पता चला कि पाकिस्तान के सबसे काबिल एहतराम कौमी अलामतों में से एक मज़ार-ए-कायद, यानी कि फाउंडिंग फादर ऑफ कायद-ए-आज़म, जिनके शार पर यह मुल्क कायम है, उनके मज़ार के एक कमरे में इस लड़की को बार बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा लड़की ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया कि वो पंजाब से आई थी और 15 मार्च 2008 को अपने शोहर और खानदान के साथ मज़ार पर गए। वो और उसके शोहर बाकी रिश्तेदारों से पहले मज़ार पर पहुंच गए और उसका शोहर बाकी रिश्तेदारों को रिसीव करने के लिए बाहर गया और उसे, यानी अपनी नई नवेली दुल्हन को, जो 18 साल की बच्ची थी, उसे एक जगह पर खड़ा करके बाहर गया। दो लड़के उस लड़की के करीब आए। एक ने लड़की के सर पर पिस्तौल ताना और दूसरे ने उसके मुंह पर रुमाल बांध दिया। वो लड़की को एक कमरे में ले गए जहां 3 और लड़के पहले से मौजूद थे और उसे कम से कम 2 दिनों तक उसके साथ ज्यादती करते रहे और उससे पहले उसे एक नशावर चीज पीने पर पिस्तौल की नोक पर मजबूर किया। यह सफाक मुल्जिम उस लड़की के साथ 2 दिन तक लगातार ज्यादती करते रहे और उसे दरिंदगी का निशाना बनाते रहे। 2 दिन बाद 17 मार्च को मुतासरा लड़की तशवीशनाक हालत में रेंजर्स के जवानों को मिली। मुतासरा लड़की के वालिद ने पाकिस्तान पीनल कोड की दफात अगवा करने, ज़िना बिल जबर और प्रोटेक्शन ऑफ विमेन के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। मुतासरा लड़की को 18 मार्च 2008 को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कराची के सिविल अस्पताल ले जाया गया और नमूने इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड जेनेटिकल इंजीनियरिंग भिजवाए गए। कपड़े भी फॉरेंसिक जायजे के लिए भिजवाए गए। एसएसपी साउथ इन्वेस्टिगेशन न्याज खोसा, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, ने इस सारे वाक़े की तफ्तीश की और जब इन्होंने तफ्तीश का आगाज किया और 20 मार्च 2008 को मज़ार-ए-कायद के असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी खादिम हुसैन को हिरासत में लिया, जिसे मुतासरा लड़की ने शिनाख्त भी कर लिया था कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है। मज़ार-ए-कायद मैनेजमेंट बोर्ड के रेजिडेंट इंजीनियर्स केपी आरिफ अंसारी और अकाउंटेंट राजा मोहम्मद आरिफ को भी हिरासत में ले लिया गया। डीएनए में इन दोनों मुल्जिमान के मुलविस होने के सबूत पाए गए। तफ्तीशी ऑफिसर ने मजिस्ट्रेट के रूबरू चलान पेश किया और केस 7 जून 2010 को कराची एपलेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवा दिया गया। अदालत ने ट्रायल का आगाज किया तो इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल हमीद ने बताया कि मुतासरा लड़की के कपड़ों और दिगर नमूने तीनों मुल्जिमान खादिम हुसैन, आरिफ अंसारी और राजा मोहम्मद आरिफ से 100% मैच करते हैं। ताहम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम अहमद खान ने 6 अप्रैल 2013 को तीनों मुल्जिमान को, जिनके डीएनए से तस्दीक हुई थी उन्होंने बच्ची के साथ ज्यादती की है, उनको बाइज्जत रिहा कर दिया। जज नदीम अहमद खान ने डीएनए रिपोर्ट्स को बतौर सबूत मानने से इनकार कर दिया और फैसले में कहा कि सबूत की कीमत हुदूद कवानीन के तहत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इन कवानीन के अपने सबूतों के लिए, खासकर रेप केसेस के लिए, अलग ही मयार है।
मुतासरा लड़की ने मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से अपील की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने डीएनए सबूतों को रद्द कर दिया है और केस को हुदूद कवानीन के तहत लिया। हालांकि एफआईआर पाकिस्तान पिनल कोड और प्रोटेक्शन ऑफ विमेन क्रिमिनल के तहत के जो एक्ट है 2006 के तहत दर्ज करवाई गई थी। मई 2021 को सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन ने अपील पर फैसला सुनाते हुए मुल्जिमान की बरियत का हुक्म कालादम करार देते हुए केस वापिस ट्रायल कोर्ट में भिजवाया। तो एक उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब ट्रायल कोर्ट फैसला डिफरेंट करेगी और हुक्म दिया कि कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। गुज़श्ता हफ्ते 5 अक्टूबर 2021 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम मुस्तफ़ा ने मुल्जिमान को एक बार फिर इस सारे मुकदमे से एक बार फिर बरी कर दिया है और फैसले में लिखा है कि इस्तिग़ासा ने गवाहों के जरिए काफी सबूत पेश नहीं किए, ये एनफ सबूत नहीं थे। इन जज साहबान ने यह भी फैसला दिया कि डीएनए टेस्ट बतौर सबूत किसी भी केस में काबिल कबूल नहीं है। जो जना की ताज़ीरात हुदूद कवानीन के तहत काबिल सज़ा हैं, यानी कि हुदूद कवानीन के मुताबिक जना का मुर्तबिक जना पर किसी भी मुजरिम को आप मुजरिम और सज़ा तभी देंगे जब वो मुजरिम खुद एतराफ़ करेगा या फिर 4 मर्द उसके जुर्म के गवाह होंगे। तफ्तीश के एक मौके पर पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए कमरे से चटाई या चादर जिस पर जना हुआ था बुनियादी तौर पर वो भी इस्लामाबाद भिजवाई। और आप हैरान होंगे ये जानकर, ये चीज आपको चौंका देगी कि फॉरेंसिक माहिर ने मुझे यानी उस वक्त के जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से उन्हें बताया कि कम से कम 100 अलग अलग डीएनए के नमूने इस चटाई पर पाए गए हैं। ये अल्फाज थे नियाज खोसा के, जो उस वक्त एसएसपी साउथ इन्वेस्टिगेशन थे और उन्हें केस की तफ्तीश का काम सौंपा गया था। कम से कम 100 मुख्तलिफ मर्दों ने अपना डीएनए उस कमरे में जमा करवाया था। खोसा जो इस वक्त रिटायर्ड हो चुके हैं और उन्होंने इस हौलनाक सारे वाक़े की तफसीलात शेयर की हैं जो कि बड़ी खौफनाक हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि क्या डीएनए को बतौर एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आपको अगेन ये चीज़ सरप्राइजिंग लगेगी कि कानून शहादत के ऑर्डर 1984 के मुताबिक, जिसे लॉ ऑफ एविडेंस भी कहा जाता है, डीएनए एज एविडेंस आर्टिकल 59 जो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन और आर्टिकल 164 यानी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ द मॉडर्न डिवाइस के तौर पर पेश किया जा सकता है। इसे जो आर्टिकल 59 है और आर्टिकल 164 है उसके तहत एज अ ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन और एज अ मॉडर्न डिवाइस एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है। और आगे आपको बताते हैं कि अदालत ने डीएनए को बतौर एविडेंस कब से इस्तेमाल करना शुरू किया है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसके पीछे भी जब से अदालत ने डीएनए को बतौर सबूत एविडेंस इस्तेमाल करना शुरू किया है, इसके पीछे भी दर्दनाक कहानी है। मार्च 21, 2012 से 4 आदमियों ने रावलपिंडी में एक 13 साल मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप किया। उनके वालिद ने एफआईआर करवाई और मेडिकली कंफर्म हुआ कि रेप हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया और केस सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए भिजवाया और अहकामात जारी किए कि डे टू डे हियरिंग की जाए और इस केस का जल्द से जल्द फैसला किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया और अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो मुल्जिमान ने इस बच्ची की, जिसके साथ ज्यादती की थी 13 साल की बच्ची, उसके वालिदैन के साथ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ली। फैमिली ने भी मान लिया। इस खौफ से कि रेपिस्ट छूट जाएंगे और दोबारा रेप करेंगे, एक पटिशनर ने अपने तौर पर पटिशन दायर करवाई और पटिशन में कहा कि सेक्शन 265 सीपीसी के तहत रेप केस में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकती। इसको सामने रखते हुए 2 अक्टूबर 2012 3 फाजिल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उन मुल्जिमान की डीएनए करवाई और डीएनए को बतौर सबूत शामिल करते हुए अहकामात जारी किए और उन्हें सजा दिलवाई। ये एक वाकया है, एक प्रेसिडेंट है जिसमें डीएनए बतौर सबूत इस्तेमाल हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है नाज़रीन कि आई विटनेसेस को लाने में या 4 गवाह ऐसे हों जिन्होंने अपनी आंखों से रेप होता देखा हो, उसमें मसला क्या है। इसके पीछे भी दर्दनाक कहानी है। मार्च 26, 2008 एक 13 साल लड़की को फैसलाबाद में रेप हुआ। एडिशनल सेशन जज ने मुजरिम को 10 साल सजा दी और 50,000 रुपए का जुर्माना किया। जब मुजरिम को सजा हुई उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए और जहां पर उन्हें मेडिकली रिपोर्ट पर, मेडिकल ग्राउंड्स पर बेनिफिट ऑफ डाउट देके उन्हें बरी कर दिया गया, उन्हें फारिग कर दिया गया। लेकिन इस पर जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस रऊफ अहमद साहब, उन्होंने एक रूलिंग दी है और उन्होंने कहा है
कि अब प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, क्योंकि रेप जब भी कमिट होता है तो वो अकेले में कमिट होता है। आई का जो एविडेंस है वो तभी मुमकिन हो सकता है जब रेप पब्लिकली किया जाए, ये अकेले में किया जाता है, लिहाजा ये चीज मुमकिन नहीं है कि आई विटनेसेस को ढूंढा जाए। तो उन्होंने ये वाजे तौर पर कहा, लाहौर हाई कोर्ट की रूलिंग आई इसके ऊपर, कि डीएनए को बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आजकल इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है डीएनए में कि आप किसी का भी टेस्ट करेंगे तो उसमें एग्जैक्ट जो रिपोर्ट होती है वो बिल्कुल ठीक होती है और वो एग्जैक्ट सैंपल्स के साथ मैच करती है। इन सारी चीजों को, इन सारी प्रेसिडेंट को सामने रखते हुए अभी भी बहुत सारा जस्टिस होना बाकी था। मज़ार कायद वाक़े के ऊपर जो नहीं हो सका, और उस लड़की की, बच्ची की 2 दिन जो किडनैपिंग हुई उस पर भी बहस नहीं हुई, और उसे भी पैसे पर्दा डालकर मुजरिमान को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। आई हैव नथिंग टू से। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।